विद्यार्थियों, कल हमने रस विश्लेषण एवं निष्पत्ति टॉपिक शुरू किया था, जिसमें हमने भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में दिए गए रस सूत्र जो इस प्रकार था: विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति। इसकी व्याख्या और व्याख्याकारों के बारे में अध्ययन किया था कि रस सूत्र के व्याख्याता आचार्य ये चार हैं, जिन्होंने रस सूत्र में आए संयोग और निष्पत्ति शब्द की व्याख्या अपने अपने मतानुसार की, जिसमें सर्वप्रथम आचार्य थे भट्ट लोलट, उसके बाद में आचार्य शंकुक, फिर भट्ट नायक और फिर आचार्य अभिनव गुप्त। इसमें से हम ने कल दो आचार्य भट्ट लोलट और आचार्य शंकुक के बारे में अध्ययन किया था। भट्ट लोलट का मत उत्पत्तिवाद या आरोपवाद कहा जाता है और आचार्य शंकुक का मत अनुमितिवाद कहा जाता है, और भट्ट नायक के मत को भुक्तिवाद या भोगवाद और अभिनव गुप्त के मत को अभिव्यक्तिवाद कहा जाता है। तो कल हमने पढ़ा कि भट्ट लोलट के अनुसार संयोग का अर्थ है उत्पाद्य उत्पादक संबंध और निष्पत्ति का अर्थ है उत्पत्ति। ये दो बातें इसमें आपको याद रखनी है कि भट्ट लोलट के अनुसार संयोग का अर्थ है उत्पाद्य उत्पादक संबंध और निष्पत्ति का अर्थ है उत्पत्ति, और भट्ट लोलट के मत को आरोपवाद भी कहा जाता है। दूसरे आचार्य थे शंकुक। आचार्य शंकुक के जो व्याख्या का आधार है वो न्याय दर्शन है। इन्होंने न्याय दर्शन के आधार पर इसकी व्याख्या की और अनुमान प्रमाण दिया। इनके अनुसार संयोग का अर्थ है अनुमान और निष्पत्ति का अर्थ है अनुमिति। अब हम आज इसके तीसरे व्याख्याता भट्ट नायक के बारे में अध्ययन करेंगे। अब आता है भट्ट नायक का भुक्तिवाद। रस सूत्र के तीसरे व्याख्याता आचार्य भट्ट नायक है और उनका सिद्धांत भुक्तिवाद कहलाता है। रस सूत्र के तीसरे व्याख्याता आचार्य है भट्ट नायक और इनका सिद्धांत भुक्तिवाद कहलाता है। उनके अनुसार रस की न तो उत्पत्ति होती है, उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? भट्ट लोलट ने, और न ही अनुमिति होती है। शंकुक के अनुसार उन्होंने अनुमिति शब्द दिया था। इनके अनुसार रस की न तो उत्पत्ति होती है और न ही अनुमिति होती है, अपितु रस की भुक्ति होती है। रस निष्पत्ति में भट्ट नायक का सबसे बड़ा योगदान साधारणीकरण का सिद्धांत है। भट्ट नायक के अनुसार शब्द रूप काव्य के तीन व्यापार होते हैं। हमने पहले शब्द शक्तियाँ पढ़ी है, आपने पढ़ी होगी कक्षा 11-12 में। इसमें हैं अमिधा, लक्षणा और व्यंजना। इनसे तीन प्रकार के ये है अमिथा व्यापार, पावकत्व और भोजकत्व। अभिधा से काव्य का शब्दार्थ समझ में आता है, यानी अभिधा जो शब्द शक्ति है उसमें जो वाक्य या जो काव्य है या जो भी रचना है उसका सामान्य सीधा अर्थ ग्रहण किया जाता है और शब्दार्थ को समझा जाता है। भावकत्व से साधारणीकरण होता है, जबकि भोजकत्व से हम साधारणिक अर्थ स्थायी भाव का रस रूप में भोग करते हैं। अर्थात जब भी कोई नाटक है या कोई काव्य है या नाटक का मंचन हो रहा है तो पहले हम उनके द्वारा बोले गए जो वाक्य हैं उनका साधारण अर्थ ग्रहण करते हैं, फिर हम उनमें डूब जाते हैं और अपने पराये का भेद खत्म हो जाता है। वहाँ पर होता है साधारणीकरण। साधारणीकरण के बाद जो स्थायी भाव उत्पन्न होता है, जैसे यशोदा और कृष्ण के अभिनय का मंचन चल रहा है तो शुरू में अपने को जाते ही ये लगता है कि ये यशोदा का अभिनय कर रही है और ये बालक कृष्ण का अभिनय कर रहा है। फिर हम उनके शब्दों को सुनते हैं, उनका साधारण अर्थ समझते हैं और उनमें हम
तो वो अभिधा व्यापार हो जाता है, और फिर हम उसमें इस प्रकार डूब जाते हैं कि हम यशोदा और कृष्ण को भूल जाते हैं। वो हमें सिर्फ माँ और बेटे की प्रतीति होती है। उस समय होता है साधारणीकरण। साधारणीकरण का अर्थ होता है सामान्यीकरण। वहाँ जो पाठक या श्रोता है वो अपने पराये का भेद भूल जाता है, और जो रस वो अनुभव कर रहे हैं उसी रस का वो अनुभव करने लगता है। यहाँ पर जो है ये भोजकत्व, ये स्थायी भाव का रस रूप में भोग करते हैं। तो साधारणीकरण की परिभाषा देते हुए भट्ट नायक ने कहा, भावक्त्वं साधारणीकरण तेन ही व्यापारेण विभाद्य च स्थायी साधारणीक्रियन्ते। ये पंक्ति जो शुरू के शब्द हैं भावक्त्वं साधारणीकरण, ये बहुत बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछी जाती है कि साधारणीकरण के बारे में ये किसने कहा या साधारणीकरण का सिद्धांत किसने दिया। तो साधारणीकरण शब्द आते ही भट्ट नायक आपके दिमाग में आना चाहिए, क्योंकि भट्ट नायक ने ही साधारणीकरण के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। अर्थात भावक्त्व साधारणीकरण है, और इस व्यापार से विभावादि स्थायी भाव का साधारणीकरण हो जाता है। अब भट्ट नायक की प्रमुख मान्यताएं। भट्ट नायक के भुक्तिवाद का मूल आधार सांख्य दर्शन है। जैसे आचार्य शंकु के जो अनुमितिवाद था उसका मूल आधार न्याय दर्शन था, इसी प्रकार भट्ट नायक के भुक्तिवाद का मूल आधार सांख्य दर्शन है। सांख्य दर्शन में प्रकृति को त्रिगुणात्मक माना जाता है और उसे सत्य, रज और तम से युक्त माना जाता है। सत्य में प्रीति, रज में अप्रीति और तम में विषाद की स्थिति होती है। तो भट्ट नायक के अनुसार रस निष्पत्ति का अर्थ है भुक्ति, और संयोग का अर्थ है भोज्य भोजक संबंध। जैसे हमने पीछे किया, भट्ट लोलट के अनुसार संयोग का अर्थ था उत्पत्ति और उत्पाद्य संबंध, उत्पाद्य उत्पत्ति संबंध, और रस निष्पत्ति का अर्थ था उत्पत्ति। शंकुक के अनुसार संयोग का अर्थ था अनुमाप्य अनुमापक संबंध, और उनके अनुसार संयोग का अर्थ था निष्पत्ति का अर्थ था अनुमिति। और भट्ट नायक के अनुसार संयोग का अर्थ है भोज्य भोजक संबंध और निष्पत्ति का अर्थ है भुक्ति। तो भावक्त्व व्यापार से काव्य में वर्णित विभाव आदि किसी व्यक्ति विशेष के विभाव न रहकर सर्वसाधारण के विभाव बन जाते हैं, और इस प्रक्रिया को साधारणीकरण कहा जाता है। साधारणीकरण होते ही सामाजिक अर्थात जो दर्शक या श्रोता है, जिसको सहृदय भी कहा जाता है, कि सत्व गुण का उद्रेक हो जाता है, रजोगुण एवं तमोगुण का शमन हो जाता है। भावक्त्व के उपरांत भोजकत्व व्यापार प्रारंभ होता है, जिसमें सहृदय अपने ही साधारणीकृत स्थायी भाव का रस रूप में भोग करता है। तो अभी तक पीछे दो आचार्य थे, शंकुक और भट्ट लोलट, उनके अनुसार रस का स्थान रंगमंच था, किंतु भट्ट नायक के अनुसार उसका स्थान सहृदय सामाजिक को बताया गया है। भट्ट नायक यह स्वीकार करते हैं कि काव्य आदि का आनंद लेते समय रजोगुण और तमोगुण की निवृत्ति हो जाती है, और सत्व गुण का उद्रेक होने पर हम लोकोत्तर आनंद का अनुभव करते हैं। अतः भट्ट नायक की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि साधारणीकरण का सिद्धांत है। तो भट्ट नायक के मत की आलोचना अभिनवगुप्त ने की, और वे भावक्त्व और भोजकत्व व्यापारों की सत्ता को स्वीकार नहीं करते। उनका तर्क है कि जब भट्ट नायक रस की प्रतीति स्वीकार नहीं करते तो रस की सत्ता कैसे स्वीकार कर सकते हैं, क्योंकि जिसकी प्रतीति नहीं होती उसकी सत्ता भी संभव नहीं है।